हेलो दोस्तों, कुछ दिन से एआईपीएफ के बारे में रॉन्ग जानकारी आपको दी जा रही है। सही क्या है और एड्रेस जो दिए गए हैं 5 एआई के एड्रेस जो उनका नल एड्रेस कैसे है ये देखिए आपको अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ। इस पे सारा देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि ये सही है गलत है। और मेरे हिसाब से तो बहुत बिल्कुल सही है और कोई इसमें कोई उंगली नहीं कर सकता है बस। बाकी झूठ फैलाने वाले झूठ फैलाएंगे, व्यू व्यू बढ़ाने के लिए अपना बहुत कुछ करेंगे। तो जानकारी, सही जानकारी ही बचाव है। तो सही जानकारी के साथ चलें। नया प्लेटफॉर्म है, अच्छे अर्निंग देगा आने वाले टाइम में, सेफली है, लॉन्ग टर्म है, रीज़नेबल है। तो देखिए, आगे वीडियो देखिए। थैंक यू। ये सिंह जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस आवाज सर, क्लियर है सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। तो सर, मैंने ये अभी दोस्तों मैंने होल्डर्स के ऊपर क्लिक किया है। होल्डर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने इसके टोटल होल्डर हो चुके हैं, कितने टोटल अभी टोकन मिंट हुए हैं। ये सारी चीजें टोटल सप्लाई अभी हम देख सकते हैं कि कितने टोकन मिंट हो चुके हैं। 1,24,84,517 टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं। 21,166 इसके होल्डर हैं। ये इसके ट्रांसफर्स की जो ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने टोकन किसके रखे हुए हैं। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक जो आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सामने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर टोकन मिंट होकर जाते हैं। जो मैंने आपको कोडिंग के अंदर दिखाया था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वो फी रिसीवर जिसके ऊपर लिखा हुआ था रिसीवर एड्रेस, तो वो यही एड्रेस था 5044 बी, जिसके पास में 43% कॉइन जो भी है अभी तक मिंट हुए हैं, उसके 43% कॉइन किसके पास में रखे हुए हैं? 444 के पास में। ठीक है जी। ये इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है? 00 नल एड्रेस की है। तो यहां से क्रिएटर कुछ नहीं निकाल सकता। यहां से जब हम स्टैकिंग लगाएंगे, स्टैकिंग लगाने के बाद में जब हम अपना रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे, उसके बाद ही ट्रेजरी से टोकन्स आउट हो सकते हैं, उससे पहले टोकन आउट नहीं हो सकते। सेकंड नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लास्ट में डिजिट है 880, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास 26% कॉइन है, जहां पे स्टैकिंग लगती है, जहां पे हमने टोकन की स्टैकिंग कर रखी है, जो हमने अपनी आईडी लगा रखी है, जो हमने अपनी स्टैकिंग लगा रखी है, उसके जो टोकन जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट के पास में जा रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट से भी क्रिएटर कैसे नहीं निकाल सकता है? क्योंकि विदाउट गवर्नेंस टोकन के आपका खुद का रिवॉर्ड भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जब गवर्नेंस टोकन आपको मिलता है, आप जब क्लेम करते हैं, तो उससे पहले आपको गवर्नेंस टोकन अलॉट होता है, GAIPF जिसका नाम है। ठीक है जी। तो ये वहां पे फिक्स है, वहां पे आपकी स्टैकिंग में जो लगा रखे ये टोकन वहां पे है। थर्ड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये है इसके ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो इसके रेट को मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। इसके पास में 14% जो ये कॉइन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको ओनरशिप चेक करवाता हूँ कि ALS के ऊपर जो ओनरशिप है वो किसकी है, जो रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। ALS, AI लिक्विडिटी स्टेबलाइजर 23 AEF लास्ट की डिजिट है, वो हम चेक करेंगे। लॉन्ग टू पर जाएंगे, एड्रेस, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थर्ड नंबर का है, उसके ऊपर भी जो ओनरशिप है ये रिनाउंस की हुई है। ये जो काम करता है किस तरीके से करता है, ये रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है कि एकदम से टोकन का रेट ना स्पाइक हो, ना तो एक साथ रॉकेट हो, और ना ही एक साथ नीचे डंप हो। क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें यही हुआ है ऑलमोस्ट। एक साथ टोकन का रेट महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना बढ़ चुका, और फिर वो अगले महीने में उतनी ही तेजी की स्पीड से नीचे गिरता है और प्रोजेक्ट डंप हो जाता है। तो ये सारी चीजें, लंबा प्रोजेक्ट चलाना है या चलना है तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसको ये स्टेबलाइजर प्रोवाइड करवाता है रेट को स्टेबल करने के लिए। हम इसकी ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बाई सेल करता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं। ये इसने 12 आवर्स पहले ही सेल किए हुए हैं, क्योंकि टोकन का रेट एक साथ स्पाइक होता है तो ये उसको वापस डंप करता है। और ये अपने पास में बैकअप भी रख के लेके चलता है, जो कि हम बर्निंग फीस के तौर पे पे करते हैं।
तो ये जो पैसा आता है सारा का सारा कहाँ पे डाल देता है, लिक्विडिटी के अंदर। तो वहां पे लिक्विडिटी भी स्ट्रांग हो रही है, और कोई एक साथ बड़ा प्रॉफिट लेकर के नहीं जा सकता है, आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेकर, मतलब इसमें ये है कि इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये एक वैसा कोई एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि भाई ये कुछ महीने का या कुछ दिन का है, जितना जल्दी हो सके अपन उतना जल्दी डालें और उतना जल्दी अपन रिकवर करें और अपन एग्जिट हो जाएं। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में ही रेट बढ़ेगा और स्टेबिलिटी के साथ ही प्रोजेक्ट आगे रन करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे लोग आएंगे भी और धीरे धीरे एग्जिट भी होंगे, लेकिन हर कोई प्रॉफिट में एग्जिट होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भी आप धीरे धीरे जितने दिन अगर बंदा जितना ज्यादा वेट करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। इनिशियल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये एएलएस उसके रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। और ये कहाँ पे इस फंड को डालता है आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट इन्होंने जो सेल किया हुआ है, कितने डॉलर सेल किए हैं और कितने टोकन इन्होंने डेक्स के ऊपर डाले हैं और कितने डॉलर डाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और उसकी भी जो एलपी टोकन है वो बर्न किया हुआ है, नल फ्रॉम टू नल, ERC20 लास्ट की जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रही होगी। 81,000 टोकन की सेल करी है, 37 टोकन थे टोटल, 37,000 ये टोकन थे और 81,926 डॉलर, ये दोनों चीजें इसने कहाँ पे डाली हुई हैं, डेक्स के ऊपर डाली हुई है। आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव कहाँ पे कैसे एलपी बर्न की जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। इसके पास में बैकअप कितना है और कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है, आप इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके पास में जो बैकअप आता है वो कहाँ से आता है, इसके पास में जो बैकअप आता है, जब हम विड्रॉल लेते हैं तो हमें बर्निंग फीस पे करनी पड़ती है, जो कि विड्रॉल के प्रोसीजर में प्लान में आपने देखा होगा दोस्तों कि 20% बर्निंग फीस देनी पड़ती है, फिर 15% है, 10% है, 5% और 0%। तो जो बर्निंग फीस हम यूएसडीटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को हम वापस दे रहे हैं, वो जो फीस आती है वो किसके पास आती है, एएलएस के पास में आती है। वो यूएसडीटी की फॉर्म में इसीलिए ली जाती है, जब टोकन का रेट डंप जाएगा तो फिर उसको पंप करवाने के लिए डॉलर चाहिएंगे, तो डॉलर की फीस जो जा रही है वो एएलएस के पास में जाती है। और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं, 5,24,000 डॉलर इसके पास में पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कि बर्निंग फीस कंपनी की आई हुई है। अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं मोटा मोटा सा, तो लगभग कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है पिछले 4 महीने में। अगर सबने बर्निंग फीस 20% भी पे की है तो भी हमें मान के चलता हूं 26 से 27 लाख डॉलर कंपनी पे आउट के तौर पे बाहर दे चुकी है। इतने टोकन हमारे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक ये प्राउडफुल मोमेंट है। हम कह सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का पे आउट दे दिया है। तो हम कितने हाई रिटर्न प्लान के अंदर हैं, कितनी इनकम इसमें मिल रही है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद भी टोकन पर डे ग्रोथ पर ही है सर, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट है प्रोजेक्ट का। यहां से आप चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, कितना लंबा चल सकता है, कितना पे आउट, इतना पे आउट देने के बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ते हुए क्रम में है। और दूसरा, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है। अगर हम 20% से भी अगर हम आइडिया लगाते हैं तो 25 इंटू 25 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो 5 लाख हो गए सर, 5,24,000 डॉलर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ से जो है ये एएलएस के पास में बर्निंग फीस गई हुई है। यहाँ से एएलएस क्या करता है, इसको अगर टोकन का रेट डंप जाएगा तो ये लिक्विडिटी के अलावा फंड पड़ा हुआ है कि यहाँ से टोकन को बाई करेगा। ये जो डॉलर है ये उसी के लिए रखे हुए हैं कि अगर टोकन का रेट डंप होता है तो नीचे जाने की कंडीशन में उसको बाई बैक कर सके। उसके बाद फोर्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 2D6। 2D6 जिसके पास 8% कॉइन है, ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डेक्स के ऊपर टोकन पड़े हुए हैं। क्योंकि डेक्स पे जो लिक्विडिटी जो पूल क्रिएट किया जाता है तो दोनों चीजें चाहिए होती है, टोकन भी और डॉलर भी। तो जो टोकन गए हुए हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़े, ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी एलपी बर्न है, तो ये टोकन भी वहां से नहीं निकल सकते हैं, ये वहां पे लॉक है। एएलएस वाले के ऊपर भी ओनरशिप 00 नल एड्रेस की है, स्टैकिंग और उसके ऊपर ट्रेजरी। अब इसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आज जो आपके डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में जो टोकन पड़े हुए हैं पब्लिक के पास में। अब हम यहाँ से एक आइडिया लगाते हैं कि ये टोकन जो है 6,68,000 टोकन, इसका रेट यहीं पे स्टेबल क्यों है। क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से यहीं पे टोकन
चल रहा है, $2 से 2.10 2.20 तक जाके आ रहा है। टोकन एक्चुअल में ट्रेड यहीं पे क्यों कर रहा है, इसका रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और लोगों का ये भी कहना है कि एएलएस जिस रेट से इसको जहां से पंप होता है उससे भी नीचे लाके छोड़ देता है। तो आप यहां से इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि टोकन का रेट तब तक पंप नहीं होगा जब तक उसके पास में बैकअप उतना नहीं होगा जितना अगर रेट डंप जा सके, एक ही दिन में अगर सारे टोकन सेल कर दिए जाएं और उसके बाद में उसको पंप करवाने के लिए कितने फंड की नीड है, इतना फंड तब तक एएलएस के पास में नहीं होगा, तब तक वो उसको बढ़ने नहीं देगा रेट को। हम इसको देखते हैं कि जो फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो वॉलेट है जिसमें टोकन पब्लिक के पास में पड़े हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोकन जो पब्लिक के पास पड़े हुए हैं कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो 6,68,000 इंटू 2.20 हम करेंगे रेट को, तो लगभग इसका 13-14 लाख डॉलर हो गए कि 13-14 लाख डॉलर के टोकन कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो ये तो एक कंपनी के लिए रेट को डंप करने के लिए एक इसका वही हो गया लॉजिक। हम अगर बात करें कि भी माइनस पॉइंट है, टोकन का रेट डंप होगा अगर ये टोकन सारे एक साथ सेल के लिए आ गए तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 6,68,000 का मान लेते हैं, $14 लाख के टोकन है। अगर ये इंस्टेंट विड्रॉल लेंगे, क्योंकि ये डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में पड़े हैं, उसके बाद इनको रिलीज करना पड़ेगा। अगर इमीडिएट रिलीज करेंगे तो 20% बर्निंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो 20% बर्निंग फीस, अगर $15 लाख के टोकन सेल है, 20% हम पकड़ते हैं तो $3 लाख तो एएलएस के पास वैसे ही चले जाएंगे इसमें से। और साढ़े सवा $5 लाख उसके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो कितने हो गए, लगभग मोटा मोटा $8.5 लाख किसके पास में जाएंगे। अगर $14 लाख की सेल आती है, आज के दिन पे सारे के सारे टोकन सेल आउट हो जाते हैं। ये वो टोकन है जो मार्केट में 5%, जिसको कंपनी मान के चल रही है कि भी ये कभी भी लोग विड्रॉल ले सकते हैं। तो अगर सारे के सारे टोकन ये सेल के लिए आएंगे तो कितना हो गया उसका, अगर हम एग्जाम उसका रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन पकड़ेंगे, $8.5 लाख का बैकअप ऑलरेडी किसके पास में है। अगर यहाँ पे सारे टोकन आते हैं तो 20% बर्निंग फीस पे करेंगे, $5.25 लाख पड़े हुए हैं, $3 लाख ये देंगे, $8.25 लाख, मतलब 14 लाख की अगर सेल आती है तो $8.25 लाख किसके पास पड़े हुए हैं, एएलएस के पास में। और जो कि एक बहुत बड़ा बैकअप ही हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट्स में लोगों के पास में अगर 20% भी बैकअप रहता, हमने काफी सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, क्योंकि वहां पे अगर बंदा के पास में 20% भी अगर बैकअप प्लान रहता है तो वो प्रोजेक्ट लंबा खिंच जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 80% फंड इसके पास में पड़ा हुआ है, किसके पास, एएलएस के पास। तो इसी वजह से इसके टोकन का रेट पंप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोकन का रेट तभी पंप होगा जब तक उसके पास में 100% बैकअप नहीं आता जाए। धीरे धीरे बैकअप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टोकन का रेट भी पंप होता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसकी एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टोकन पड़े हुए हैं ये स्टैटिक और डायनेमिक वॉलेट में है। उसके बाद में सिक्स नंबर का है जो क्रिएटर के पास में 5% सेल टैक्स जाता है, उसका है, जो आपको दिखा रहा है। बाकी जो टोकन पड़े हुए हैं वो पब्लिक के पास में है, जो लोगों के पास में है, जो उनके वॉलेट में विड्रॉल के तौर पर जा चुके हैं। तो आज हमें ये पता लगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पास में टोकन रखे हुए हैं और कहां से टोकन निकल सकते हैं, कहां से टोकन नहीं निकल सकते हैं। टोटल जो मार्केट सर्कुलेट सप्लाई है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेक्स टूल पर चलेंगे। डेक्स टूल पे जाकर के हम चेक कर सकते हैं टोटल जो सर्कुलेट सप्लाई के अंदर मार्केट की जो टोकन पड़े हुए हैं वो है 4.42%। बाकी के जो टोकन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉक है। मिंटेबल है कॉइन, मिंट हो चुके हैं इतने ज्यादा, लेकिन वो बाहर तभी आएंगे जब आपके रिवॉर्ड के रूप में आप उनको क्लेम करेंगे तभी। इससे ज्यादा टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेट सप्लाई में है भी नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक फेयर प्रोजेक्ट है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो उनकी सर्कुलेट सप्लाई भी जरूर चेक करें, क्योंकि एक इसी तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ये बोला जाता है कि ये 5 दिन पहले डिप्लॉय हुआ था और एआईपीएफ 5 दिन बाद हुआ है, और ये एआईपीएफ उसकी कॉपी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोगों को अगर यहाँ पे बैठे भी हैं तो सभी को शायद पता भी लग गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कॉपी नहीं है सर कुछ भी,
इस तरीके के कोई मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं उसके उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया भी कि बेशक से आप वहीं पे काम करें, लेकिन अंधभगत होकर के ना करें, क्योंकि देख लें उसमें टोटल सर्कुलेट सप्लाई कितनी है। प्री मिंटिंग कॉइन भी रखे हुए हैं, और लोग फिर कहते हैं कि एएलएस उसकी कॉपी है। नहीं सॉरी, अपना ये एआईपीएफ है वो उसकी कॉपी है। कोई प्रोजेक्ट इसको 5 दिन के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखा दे डेवलपर, तो भी एक मतलब इम्पॉसिबल चीज है ना। अगर आप टेक्निकल चीजों पे कॉपी भी लगाएंगे तो 5 दिन में कॉपी थोड़ी आ जाएगा। कॉपी लगने में भी तो टाइम लगता है, इतनी चीजें जो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर इसको रेडी टू मूव रहता है कि भाई इधर से उठाया इधर टूल सेट किया। टाइम लगता है हर चीज में। बाकी कॉपी नहीं है उनके पास ना, इस तरीके का मैकेनिज्म है जो इसमें पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या क्या काम करते हैं वो आपको प्लान के अंदर बताया जाता है, हम वो भी देख सकते हैं। तो वो इस तरीके की चीजें से हम आप भ्रमित ना हो कि भी ये उसका कॉपी है या उसके बाद आया था तो ये उसका कॉपी हो गया। डिप्लॉय करने में हो सकता है भी उन्होंने 5 दिन पहले कर दिया हो और इन्होंने 5 दिन बाद किया हो। अब कोई डेवलपर, लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के पार्टनर भी मतलब ओनर भी एक ही है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं मार्केट में। तो जितने लोग हैं उतनी बात बनती रहती है। तो मैंने आपको आज बताया कि दोस्तों किसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस काम के लिए रखा हुआ है, और कहाँ पे कितनी टोटल मार्केट में सर्कुलेट सप्लाई है, और एएलएस कैसे काम करता है, कितना इसका पास बैकअप रखा हुआ है। और आज हमें ये भी पता लगा होगा, आपने देखा होगा कि कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है। लास्ट 4 मंथ के अंदर से 5 मंथ जो रन करते हुए हो गए, तो कितना पे आउट कंपनी दे चुकी है, जो कि बर्निंग फीस के तौर पे एलएस के पास में डॉलर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एलपी टोकन के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो लॉक है और एलपी टोकन बर्न किया हुआ है। तो एलपी टोकन वाकई में बर्न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और किया हुआ है तो हम उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी भी रेंडमली हम एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर चलेंगे। मैं इसमें से कोई भी एक लिक्विडिटी जिसने ऐड की है, कोई भी एक रैंडम ट्रांजैक्शन इसमें से पिक कर रहा हूँ कि कोई जो बड़े अमाउंट से कर रखी हो, क्योंकि छोटे अमाउंट वाले में तो फिर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लग। ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें $1032 से जिसने टोकन बाय किए हैं और 464 उसके पास टोकन आए हैं। ये किसी ने भी की हुई है, या इससे नीचे वाली 1053 की है, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी ऐड के अंदर है आप उसमें देख सकते हो। इसके एड्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 10 डेज अगो इन्होंने स्टैकिंग की थी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। स्टैकिंग के टाइम पे ही फंड जाता है, इधर उधर कहाँ जाता है कहाँ पे नहीं जाता है, आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये इसकी दोस्तों सारी ट्रांजेक्शन्स ओपन हो गई। फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा 1BF1, ये किसी का पर्टिकुलर एक एड्रेस है जिसने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये $1770 किसी ने भेजे हैं, और ये किसके पास गए हैं? सबसे पहले 880। 880 कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा? 880 है जिसके पास में स्टैकिंग लगती है। सेकंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था उसके पास में गए। उसके बाद फिर ट्रेजरी से टोकन मिंट कब होते हैं आपको ये भी पता लगेगा। टोकन डॉलर जाते ही मिंट नहीं होते हैं, पहले तो डॉलर जाते हैं, फिर डॉलर डेस्क के ऊपर जाते हैं, उसके अगेंस्ट जितने डॉलर के अगेंस्ट जितने टोकन बनते हैं लाइव रेट के अकॉर्डिंग वो जाते हैं, और टोकन लास्ट में मिंट होते हैं। मिंटिंग जो है वो लास्ट में होती है टोकन की, कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बचे हुए हैं। पहले फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन जो होती है वो ट्रेजरी से टोकन निकलते हैं। ये 1769 किसी ने डॉलर भेजे हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर किसके पास में गए हैं? 880 के पास। 444 जो ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां से टोकन निकले 3752, किसके पास गए? 5880 के पास में। तो ये 880 के पास में टोकन भी चले गए और डॉलर भी चले गए। 880 ने ये रिवर्स कॉल दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 41 की। 5044 बी के सामने जो आपको दिख रहा है
ये इन्होंने रिवर्स कॉल दिए। जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फंडिंग करता है तो उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप कॉल दी जाती है, जो कि $41 की इन्होंने टोकन की वापस करी है इसने 880 ने 443 के पास। उसके बाद 880 ने 2D6 जो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास लाइव रेट के अकॉर्डिंग जितने टोकन बनते थे 792 वो टोकन भेज दिए। ठीक है जी। और 1769 जो डॉलर इसके पास में आए थे वो किसके पास गए? 2D6। अब डेक्स के ऊपर टोकन भी चले गए 792 और 1769 डेक्स के ऊपर डॉलर भी चले गए। तो अब डेक्स क्या करेगा? टोकन और डॉलर की गारंटी के तौर पे एलपी टोकन रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम नल एड्रेस टू नल। ये जो निकली हुई है ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन है, इसके पीछे आप देख भी सकते हैं। नल एड्रेस से निकली और नल एड्रेस के अंदर ही बर्न कर दी गई है। जो आपकी एलपी जो यहां से निकली है इस फंड की, पर्टिकुलर इस फंड और इस टोकन की गारंटी जो निकली है, और ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि एलपी को यहाँ पे किस तरीके से बर्न किया हुआ है। अब नल एड्रेस से फिर टोकन्स मिंट हुए, और कितने टोकन मिंट हुए? 4265। ठीक है जी। और 5044B के अंदर ये चले गई। लगभग इनके इसमें $1800 के अगेंस्ट में आपके 4200 टोकन मिंट किए गए हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बैकअप अवेलेबल थे, तो इन्होंने कितने टोकन मिंट किए हैं। लगभग 2.5 पौने 3 टोकन मिंट हुए हैं 2-2.5 के बीच में। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ट्रेजरी के पास में 150 से 200 दिन के बीच में बैकअप पड़ा हुआ है जो टोकन का है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मिंटिंग करवाई है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखी हुई हैं। इसके बावजूद अगर अभी कोई क्वेश्चंस है तो मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर वीके सिंह को, क्योंकि मेरा जो सेशन था सर यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखने को मिली हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं।